उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई की। तो उत्तराखंड में अवैध मजारों पर बुलडोजर एक्शन जारी है। अब तक 277 मजारें तोड़ी गई हैं। ये सभी मजारें फॉरेस्ट लैंड पर कब्जा कर बनाई गई थी। वही कार्रवाई करके 63 हेक्टेयर सरकारी जमीन मुक्त कराई गई है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कल की तस्वीर, जब एक बार फिर से अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई और मज़ारों को तोड़ा गया। अगर अभी तक की बात करें तो कुल 277 ऐसी मज़ारें जिनको जमींदोज किया गया है और ये वन विभाग की जमीन पर बनाई गई थी। हालांकि शुरुआत में विरोध जरूर देखा गया था, लेकिन उसके बाद प्रशासन की टीम ने पहुंचकर कंट्रोल पाया और अब ये एक्शन बैक टू बैक जारी है। 277 ऐसी मज़ारें जो कि अवैध जमीन पर बनाई गई थी उनको तोड़ा गया है और 63 हेक्टेयर जमीन जिसे कब्जा मुक्त कराया गया। तो दो तस्वीरों को आप देखिए कि किस तरह से एक के बाद एक लगातार ये एक्शन जारी है और इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काफी ज्यादा एक्टिव देखे जा रहे हैं। सीएम ने आदेश जारी किए थे जिसके बाद ये एक्शन लिया गया। हालांकि वक्फ बोर्ड की तरफ से जरूर इसका विरोध भी देखने को मिला। देहरादून में भी अवैध मज़ारों पर लगातार एक्शन जारी है। सहसापुर हाईवे पर बनी मज़ार को प्रशासन ने तोड़ दिया तो देहरादून फॉरेस्ट डिवीजन में करीब 1.5 दर्जन मज़ारों पर बुलडोजर चला है और अवैध मज़ारों को तोड़कर उनका मलबा भी पूरी तरह से हटा दिया गया है। तस्वीर आप देखिए सहसपुर से, जहां पर हाईवे पर मज़ार बनाई गई थी जो कि अवैध कब्जा करके बनाई गई थी, जिस पर प्रशासन ने एक्शन लेते हुए मज़ार को जमींदोज कर दिया और साथ ही मलबा जो इकट्ठा हो गया था उसे भी हटाया गया। रामनगर में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अवैध रूप से बनी मज़ारों को तोड़ने का सिलसिला जारी है। सोमवार को कॉर्बेट के ढेला रेंज से 3 मज़ारें ध्वस्त की गई, जबकि रविवार को यहां के बिजलानी रेंज से 4 मज़ारों को तोड़ा गया है। कॉर्बेट प्रशासन के मुताबिक सभी अवैध रूप से बने इस मज़ारों पर अभियान जारी है और उधर इससे लगे तराई पश्चिमी वन प्रभाग से भी 10 अवैध मज़ारें हटाई गई है। तो देखिए लगातार एक्शन जारी है और 277 ऐसी मज़ारें जिनको जमींदोज किया गया है। कुलवंत का फोन आ रहा, कुलवंत। और ज्यादा जानकारी के साथ में देहरादून से सुनील लवप्रभा जुड़ गए हैं। सुनील का रुख कर लेते हैं। सुनील, कई दिनों से हम देख रहे हैं कि प्रशासन का एक्शन जारी है। 277 ऐसी मज़ारें जिनको अभी तक जमींदोज कर दिया गया है। क्या आगे भी मज़ारों को चिन्हित किया गया है या फिर ऐसे स्थान को जहां पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है, जहां पर आने वाले दिनों में कार्रवाई देखी जाएगी? देखिए अमन, ये जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है और आने वाले दिनों में इससे और भी युद्ध स्तर पर आप देख सकते हैं। इससे उत्तराखंड में 3 बड़ी दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिल रही थी, खासकर धार्मिक स्थलों की आड़ में जो इंक्रोचमेंट यहाँ पर हो रहा था। एक तो जो फॉरेस्ट लैंड है, जो सरकारी लैंड है, उस पर इंक्रोचमेंट हो रहा था धार्मिक स्थलों के नाम पर। कहीं पर मजार बना दी, कहीं पर मस्जिद बना दी और इसके साथ साथ इसकी आड़ में फिर अन्य वहाँ पर जो छोटी छोटी बस्तियाँ हैं वो वहाँ पर खड़ी हो जा रही थी। जहाँ पर एक मजार बना दी उसके आड़ में वहाँ पर दुकानें, बस्तियाँ, एक इलीगल तौर पे कंस्ट्रक्शन वहाँ पर शुरू हो जा रहा था। तीसरी जो चीज़ थी कि इसके कारण जो देवभूमि मठ और मंदिरों के लिए जानी जाती है, उस देवभूमि में आप कहीं भी चले जाइए, पहाड़ से लेकर मैदान तक, यहाँ तक कि बॉर्डर एरिया तक भी आप चले जाइए, वहाँ पर भी आपको मजारें देखने को मिल रही थी। तो इससे एक जनसांख्यिकीय जो संतुलन है वो भी गड़बड़ा रहा था। उत्तराखंड की जो डेमोग्राफी है उसमें लगातार चेंजेस देखे जा रहे थे। तो इसी के मद्देनजर सरकार ने एक कड़ा फैसला लिया कि जितना भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है, खासकर धार्मिक स्थलों की आड़ में जो हो रहा है पूरे प्रदेश भर में, उसको ध्वस्त किया जाए। अभी तक पूरे प्रदेश भर में 277 मजारें अभी तक ध्वस्त की जा चुकी है। इससे 63 हेक्टेयर जो लैंड है, फॉरेस्ट लैंड, जो इंक्रोचमेंट की जद में थी अभी तक इन मजारों के, उसको मुक्त करा लिया गया है। उत्तराखंड में एक बड़ी चीज ये भी है कि जहां पर सड़कें बन गई हैं, सड़कों के बाद जो जगह यहाँ पर बची है
उस पर भी जगह जगह मजारें बना दी गई हैं। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उन तमाम विभागों को भी, खासकर पीडब्ल्यूडी, एडीबी जो सड़कों का काम करते हैं, उनको भी एक नोटिस सर्व किया है कि आपको जो जमीन हमने दी थी उसका लैंड यूज चेंज हो रहा है, यानी कि आपने सड़क बनाने के लिए दी लेकिन उस पर मजार या कोई धार्मिक स्थल या कोई मकान वहां पर बना दिए गए। तो ऐसे तमाम जो निर्माण है वो भी आगे आप ध्वस्त होते हुए दिखेंगे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खासकर इसमें कड़ा रुख एक्शन ले रहा है। जी ठीक है, लेकिन सुनील, एक तरफ हम देख रहे हैं कि काफी ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड की तरफ से आरोप भी लगाए गए थे तमाम अधिकारियों पर और मुख्यमंत्री से बात करने की बात भी कही थी। आरोप ये था कि जो मज़ारें रजिस्टर्ड हैं उन पर भी बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो उस मामले में कोई अपडेट क्या मुख्यमंत्री से आने वाले दिनों में मुलाकात हो सकती है? देखिए अमनदीप, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मजारों को ध्वस्त किया जा रहा होगा। आपने हरिद्वार की खबर भी देखी कि हरिद्वार में मंदिर भी तोड़े गए जो बीच सड़क पर बने थे, सड़क के किनारे बने थे। ऐसे इलीगल रूप से जो मंदिर वहां पर बनाए गए थे वो भी तोड़े गए। लेकिन वक्फ बोर्ड ने जरूर इस पर आपत्ति जताई है। वक्फ बोर्ड का कहना है कि जो वक्फ बोर्ड में जो मजारें रजिस्टर्ड हैं, ये सालों पुरानी मजारें हैं, इनको तोड़ा जा रहा है। तो वक्फ बोर्ड ने जरूर इसकी शिकायत की है। मुख्यमंत्री ने बाकायदा ये भी आश्वासन दिया है कि इसका संज्ञान लिया जाएगा। लेकिन अंततः जब जांच होगी, जहां जहां इलीगल कंस्ट्रक्शन पाया जाएगा, जहां पर ये पाया जाएगा कि ये निर्माण सरकारी लैंड पर बना है, इसकी कोई परमिशन नहीं है, ऐसे तमाम निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश जारी किए गए हैं। बाकायदा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सबसे पहले आगे आया है क्योंकि तमाम जगह उसकी लैंड है और उसकी लैंड पर सबसे ज्यादा मजारों के नाम पर, धार्मिक स्थलों के नाम पर इंक्रोचमेंट हुआ था। तो इसको हटाने की कार्रवाई अभी जारी है। खासकर जो बड़े निर्माण है आने वाले दिनों में आप अभी ये देखेंगे कि एक्शन आगे भी देखने को मिलेगा। आप नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में मस्जिदों के लाउड स्पीकर पुलिस ने उतार दिए हैं, जिसके बाद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इसके विरोध में डीएम देहरादून से मुलाकात की और ज्ञापन भी सौंपा। साथ ही पुलिस पर भी सवाल खड़े किए गए। डीएम से बातचीत के बाद में अनोखा फैसला लिया गया। डीएम ने तय किया कि लाउड स्पीकर फिर से लगा सकते हैं लेकिन आवाज कम रखी जाएगी। तो देखिए, ये 2 दिन पहले ही मामला संज्ञान में आया था, जिसके बाद में लाउड स्पीकर हटाए गए थे मस्जिद से और उसके बाद में लाउड स्पीकर दोबारा से लगाने की परमिशन दे दी गई है। लेकिन इसको लेकर एक शर्त भी रखी गई है कि आवाज कम रखी जाएगी। और नैनीताल से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर हाई कोर्ट शिफ्टिंग मामले को लेकर बैठक होने जा रही है और हाई कोर्ट में होने वाली इस बैठक में कई विभागों के अधिकारी बैठक में शामिल होंगे, जिसमें कि भूमि अधिग्रहण पर चर्चा होगी। हाई कोर्ट शिफ्टिंग को लेकर ये बैठक काफी ज्यादा खास मानी जा रही है। आपको बता दें कि हल्द्वानी के गोलापार में हाई कोर्ट के शिफ्टिंग का प्रस्ताव है और जिसको लेकर ये बैठक होनी है। शिफ्टिंग को लेकर हाई कोर्ट में बैठक आज काफी ज्यादा खास है। गोलापार हल्द्वानी में शिफ्टिंग का प्रस्ताव भेजा गया था, जिसके बाद में वन भूमि अधिग्रहण पर भी चर्चा होनी है और कुछ विभागों के अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। हाईकोर्ट शिफ्टिंग को लेकर महत्वपूर्ण मानी जा रही है ये बैठक, जिसको लेकर जल्द ही फैसला आ सकता है। और ज्यादा जानकारी के साथ में नैनीताल से वीरेंद्र विष्ट जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, आज हाईकोर्ट के शिफ्टिंग को लेकर बैठक काफी ज्यादा खास मानी जा रही है, क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं इस बैठक के? देखिए अमनदीप, जिस तरह से आज बैठक हाईकोर्ट में रखी गई है और सचिव न्याय की तरफ से एक पत्र जारी किया गया है और लोक निर्माण विभाग और वन विभाग के अधिकारियों को इस बैठक में शामिल रहने के निर्देश दिए गए हैं। शाम 4 बजे से ये बैठक हाईकोर्ट में होगी और चीफ जस्टिस इसमें मौजूद रहेंगे। खासतौर पर जो गोलापार में शिफ्टिंग होनी है उसको लेके चर्चा होनी है और जो वन भूमि हस्तांतरण से लेके जो फॉरेस्ट जो वहां पर पेड़ों का कटान होगा, उनका रोपण कहाँ होगा, इस तमाम चीजों को लेके भूमि हस्तांतरण तक की बातों पर चर्चाएं पूरे मामले पर हो सकती हैं। इसके अलावा किस तरह से गोलापार में जो कॉलोनी बनाई जानी है, अधिवक्ताओं के चैम्बर बनाए जाने हैं, हाईकोर्ट का निर्माण किस तरह होगा, किस तरह से पूरा लैंड पर निर्माण होगा, इन सारी बातों को लेकर आज बैठक में चर्चा होनी है और एक महत्वपूर्ण बैठक ये मानी जा रही है। तो ये कहा जा सकता है कि आज हाईकोर्ट शिफ्टिंग को लेकर एक बड़ा अपडेट शाम तक मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों से लगातार शिफ्टिंग की चर्चाएं रही हैं, राज्य सरकार ने सैद्धांतिक सहमति इससे पहले दे दी थी और उसके बाद केंद्र सरकार ने भी हाईकोर्ट शिफ्टिंग को गोलापार में देने के लिए सैद्धांतिक सहमति दे दी थी। और पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री नैनीताल आए थे, उन्होंने भी साफ तौर पर यह कहा था कि जो हाईकोर्ट है उसको गोलापार में शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि जो नैनीताल है वहां पर पर्यटन काफी ज्यादा है और प्रेशर
टूरिस्ट को लेके ज़्यादा है, तो इस वजह से ये हाईकोर्ट को यहाँ से शिफ्ट करना होगा। तो आज जो बैठक होनी है हाईकोर्ट में, तो ये इस पर तमाम विभागों के अधिकारी हैं, सचिव न्याय हैं या फिर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार हैं या फिर जो चीफ जस्टिस हैं या तमाम जो जस्टिस हैं वो मौजूद रहेंगे। तो शाम तक कोई एक बड़ा डेवलपमेंट हाईकोर्ट शिफ्टिंग को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट से आज मिल सकता है। यानी कि शाम तक वीरेंद्र काफी हद तक तस्वीर साफ हो सकती है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए देहरादून से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फिल्म द केरल स्टोरी को देखेंगे। आज शाम 5 बजे सिनेमा हॉल पहुंचेंगे और सीएम धामी केरला स्टोरी फिल्म को देखने के लिए जाएंगे। तो केरला स्टोरी फिल्म पर खासा विवाद हो रहा है। फिल्म केरल में महिलाओं के ग्रुप से जुड़ी हुई है और महिलाओं को आतंकी संगठन में शामिल करने की साजिश पर यह फिल्म बनी है। तो ये पूरी फिल्म केरला की कुछ महिलाओं पर बनी हुई है, जो कि पहले धर्मांतरण होता है, उसके बाद में वो आतंकी संगठन में शामिल होती हैं। हालांकि इसका पहले विरोध भी हुआ था, इस फिल्म को प्रोपेगेंडा बताया गया, लेकिन उसके बाद अब ये फिल्म काफी ज्यादा सफल भी साबित हो रही, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग इसे देखने के लिए पहुंच रहे हैं। तो वहीं आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी केरला स्टोरी देखने के लिए जाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने इस फिल्म को बैन भी कर दिया है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर टैक्स फ्री किया गया। और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी फिल्म का समर्थन करते हुए नजर आए। राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट में सरकार ने आज जवाब दाखिल नहीं किया है। दरअसल कोर्ट ने पिछली तारीख को सरकार से पूछा था कि लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए क्या किया है और कितना खर्च अब तक किया गया है। तो वहीं आज कोर्ट से सरकार इस पर जवाब नहीं दे पाई है, जिसके बाद में कोर्ट ने अगली तारीख 27 जून रखी है। दरअसल जनहित याचिका दाखिल करने को भी कहा गया है। और लोकायुक्त संस्थान के नाम पर साल में 2 से 3 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन लोकायुक्त की नियुक्ति आज तक नहीं हो सकी है। जसपुर पुलिस ने नाबालिग के साथ में अश्लील हरकतें करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया। पिता की तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई की है और पुलिस ने नाबालिग लड़की और आरोपी युवक को होटल से पकड़ा। पीड़िता के पिता का आरोप है कि आरोपी उनकी लड़की को बहला फुसला कर होटल ले गया। जसपुर के पतरामपुर गांव में खेत में गुलदार घुसने से हड़कंप मच गया। वहीं गांव वालों ने लाठी डंडों की मदद से गुलदार को जंगल की तरफ खदेड़ा। मामला शनिवार का बताया जा रहा है और अब गुलदार का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। हालांकि पशु प्रेमी गांव वालों के द्वारा लाठी डंडों से गुलदार को भगाने पर सवाल उठा रहे हैं। आम बोलचाल की भाषा में लोग अक्सर कहते हैं कि सुधर जाओ, नहीं तो कहीं जेल की रोटी न तोड़नी पड़े। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आम तो आम, कुछ खास लोग भी जेल की रोटी खाने के लिए सिफारिश लगाते फिरते हैं। आखिर क्या है ये पूरा मामला, एक रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। जेल का खौफ ऐसा है कि सपने में भी लोग जेल जाने से डरते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कई लोग जेल की रोटियां खाने के लिए कई तरह के जुगाड़ लगाते हैं और जेल से रोटियां मंगाते हैं। इसके पीछे एक मिथक है। माना जाता है कि जेल यात्रा का दोष काटने के लिए जेल की रोटियां खानी चाहिए। वहीं ज्योतिष कई बार कुंडली में नक्षत्रों और ग्रह का योग देखकर जेल की रोटी खाने की बात करते हैं। जिनका 6वां 8वां बृहस्पति होता है, दूसरे स्थान का बृहस्पति होता है, वो कभी भी कारागृह की यात्रा कर सकते हैं ना, जेल की यात्रा कर सकते हैं। जेल की रोटी खानी पड़ेगी तो जेल की रोटी खानी पड़ेगी। तुम जाइए कारागृह में बैठ करके पहले तो भोजन करिए। वहां अगर बैठने की अनुमति नहीं है तो आप लोग वहां से रोटी ला करके, लेकिन खाना पड़ेगा जेल में ही। जेल में ही रोटी खानी पड़ेगी। बिना अपराध किए जेल की रोटी खाने के लिए तमाम हथकंडे लोग अपनाते हैं। सूत्रों की माने तो कई राजनेता, पुलिस के बड़े अधिकारी और अभिनेता जेल अधिकारियों से अप्रोच लगाकर जेल की रोटी मंगवाते हैं और कई लोग जेल पहुंचकर रोटी खाते हैं। कि कई बार ऐसे लोग हैं अप्रोच करते हैं, ऐसा हम नहीं कहेंगे, करते हैं अप्रोच। अब वो किस कारण से करते हैं जेल।
अब इसे अंधविश्वास कहे या कुछ और, लेकिन जेल यात्रा का दोष काटने के लिए बड़े बड़े लोग जेल की रोटियां ढूंढ कर खाते हैं। भले ही ये एक मिथक है कि जेल की रोटी खाने से जेल यात्रा का योग घट जाता है, लेकिन इस मिथक को कई राजनेता अधिकारी आज भी मानते हैं। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। और पीएम नरेंद्र मोदी जून के महीने में पिथौरागढ़ में आदि कैलाश की यात्रा पर आ सकते हैं। इस दौरान पीएम वाइब्रेंट विलेज गुजी के साथ ही नारायण आश्रम का भी दौरा कर सकते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में दिल्ली में पीएम से मुलाकात के दौरान उन्हें आदि कैलाश यात्रा पर आने का निमंत्रण दिया था। सूत्रों की माने तो पीएम के संभावित दौरे को लेकर हलचल शुरू हो गई है और पीएमओ की एक टीम जल्द ही पिथौरागढ़ का दौरा कर सकती है और तैयारियों को देख सकती है और साथ ही इसके बाद में जून में पीएम मोदी आदि कैलाश की यात्रा पर आ सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का इस क्षेत्र से पुराना नाता है। संघ प्रचारक रहने के दौरान में पीएम नारायण आश्रम में रह चुके हैं, तब उन्होंने आदि कैलाश की यात्रा भी की थी। मुख्यमंत्री जी आग्रह कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी निश्चित तौर पर इस आग्रह को स्वीकार करेंगे और हम सब लोग आशावादी हैं कि प्रधानमंत्री जी जून में उस देवतुल्य जो हमारा स्थान है उसमें आएं और हम सबका मार्गदर्शन तो करें ही करें और भगवान भोले का आशीर्वाद भी लेकर के जाएं। उत्तराखंड में मंत्रियों की तरह सचिवों को भी एक एक जिले की कमान सौंपी गई है। मंत्री तो जिले में गए, लेकिन कई प्रभारी सचिवों ने फील्ड में जाने से जहमत तक नहीं उठाई। लिहाजा अब सरकार इस व्यवस्था को बदलने जा रही है। नई व्यवस्था के तहत अब सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को एक जिले के बजाय अब हर महीने हर दूसरे जिले का दौरा करना होगा। सचिव एक एक कर हर जिले का दौरा करेंगे और साथ ही विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। केंद्र और राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की भी मॉनिटरिंग की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का मंशा ये था कि एक सचिव एक ही जिले में भ्रमण करने के बजाय एक सचिव हर जिले में भ्रमण करें। तो उस मंशा को ध्यान में रखते हुए अभी एक प्रपोजल बना रहे हैं कि प्रभारी सचिव की व्यवस्था को वो समाप्त करें और उसके बजाय अगले 12 महीने में प्रत्येक महीने एक एक जनपद का भ्रमण प्रत्येक सचिव के द्वारा किया जाएगा। माफिया डॉन अतीक अहमद का उत्तराखंड से कोई सीधा कनेक्शन नहीं है, पर पूर्व सीएम हरीश रावत के मुताबिक 2024 चुनाव में बीजेपी काम के बजाय अतीक अहमद के नाम पर वोट मांगेगी। वहीं बीजेपी का यह भी कहना है कि नमाज की छुट्टी और साथ ही मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करने वाली कांग्रेस के नेता अपनी जुबान से आतंकी का नाम लेकर बांटने की सियासत कर रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। माफिया डॉन अतीक अहमद मारा जा चुका है। अतीक के करीबी छटपटा रहे हैं, पर जिस उत्तराखंड से अतीक अहमद का कोई लेना देना नहीं, वहां कांग्रेस नेता हरीश रावत ने अतीक अहमद को बीजेपी का चुनाव निशान बता दिया है। हरीश रावत के मुताबिक जनता के मुद्दों पर वोट मांगने का दम बीजेपी में नहीं, इसलिए जब जनता के मुद्दे नहीं होंगे तो बीजेपी अतीक अहमद के नाम पर वोट मांगेगी। ये वही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हैं, जिनके नाम के साथ आज भी नमाज की छुट्टी और मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा चिपका हुआ है। 2022 के विधानसभा चुनाव में इसी बात पर हरीश रावत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने टारगेट किया था। नलों में पानी नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर नहीं है, तो ये सब मुद्दे हैं जो चीख चीख करके कांग्रेस से कह रही हैं कि भाई 4 साल तुमने संघर्ष किया, अब 5वें साल इसको चुनाव का मुद्दा बनाओ और ताकि राज्य की जनता इन मुद्दों पर वोट कर सके। और भाजपा जानती है इन मुद्दों का उनके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए उनका चुनाव चिन्ह अतीक अहमद है। हरीश रावत के मुताबिक बीजेपी लोकसभा चुनाव में अतीक अहमद का नाम भुनाएगी, पर बीजेपी का कहना है कि ये बात चुनाव में कांग्रेस को भारी न पड़ जाए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि अतीक अहमद आतंकवादी था और हरीश रावत का अपने मुंह से आतंकी का नाम लेना ही गलत है। ऐसे में सवाल आतंकियों को लेकर हरीश रावत की सोच पर खड़े होते हैं। आतंकवादियों के नाम मुंह से निकलने ही पूरे प्रदेश को बिगाड़ते हैं, लेकिन ऐसे विषयों को लेकर राजनीति करना क्यों चाहते इस देवभूमि के अंदर? आखिरकार
परसों हनुमान चालीसा पढ़ने की बात आई तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं? हिंदुओं को कह रहे हैं कि हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं और मुस्लिम समुदाय को ये मैसेज कर रहे हैं कि देखो जुम्मे के दिन कर रहे हैं। माफिया अतीक अहमद के आतंक के तार कहां-कहां तक थे, उन सब कनेक्शन को खंगाला जा रहा है। अतीक के करीबियों पर एक्शन हो रहा है। ऐसे में ये कहना कि बीजेपी काम के बजाय अतीक अहमद के नाम पर वोट मांगेगी, कहीं चुनाव आते आते हरीश रावत की ये बात बड़ा सियासी मुद्दा बनकर कांग्रेस को ही भारी न पड़ जाए। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। केदारनाथ में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ धाम में रात भर जमकर बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद में ठंड और ज्यादा बढ़ गई है। केदार धाम में चारों तरफ से बर्फ जमा हुई है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए केदारनाथ धाम की, जहां पर चारों तरफ आपको बर्फ नजर आएगी। हालांकि रात भर यहां पर बारिश होती रही, जिसके बाद में ठंड और ज्यादा बढ़ गई है। तो ऐसे में रजिस्ट्रेशन कुछ और दिन के लिए यहां पर रोक दिए गए हैं। हालांकि जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन किया है वो दर्शन जरूर कर पाएंगे। और चलिए यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।